अपने आप हो जाएगा। पौधे की तरह आप लोग खुशहाल रहे। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया, उम्मीद करती हूँ कि यह सत्र देश के सर्वांगीण एवं सतत विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी खड़े हो जाएं। शपथ ग्रहण होगा। प्रमुख सचिव जी नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। श्री आशीष गिरी जो मध्य प्रदेश के सीहोर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण के प्रतिज्ञान करेंगे। आप शपथ ग्रहण के प्रतिज्ञान करेंगे। I would like to take the oath. आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? In English, please. I, Ashish Giri, having been elected the member of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सुश्री दीपाली विश्वकर्मा जो मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, शपथ ग्रहण के प्रतिज्ञान करेंगे। अच्छा नहीं लगता, निकल गई थी। आप शपथ ग्रहण के प्रतिज्ञान करेंगी। मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी।
मैं दीपाली विश्वकर्मा जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित किए भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारतीय प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में सम्मिलित नए सदस्यों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रिमंडल में स्वामी गौर तथा शुभम शुक्ला जी को क्रमशः खाद्य मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपता हूँ। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी का दिनांक 31 मई 2022 को निधन हो गया है। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी का जन्म 1961 विदिशा के सिरोंज जिले में हुआ था। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने 1961 से लगातार 4 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। आपके निधन से देश प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता एवं कर्मठ समाज सेवी खो दिया है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया, तारांकित प्रश्न क्रमांक 301 सुश्री मुस्कान नागेश्वरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि भोपाल के सुप्रसिद्ध चिकित्सालय BMHRC की आज कैसी गति हो गई है। आज वहाँ पर डॉक्टरों की इतनी कमी है कि मरीजों को बिना इलाज करवाए ही लौटना पड़ रहा है। डॉक्टरों की संख्या में निरंतर कमी क्यों आ रही है? आपके हॉस्पिटल में बेड्स तो बहुत हैं, पर उन बेड्स का कोई मतलब नहीं है साहब, जब डॉक्टर्स ही नहीं है आपके अस्पताल में। शासन यह स्पष्ट करे कि क्या डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक भरा जाएगा, और यदि ना, तो उन्हें कब तक स्वीकृत कर उन पर नियुक्ति दी जाएगी? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि BMHRC जो कि सर्वोत्तम सबसे बेहतर अस्पतालों में आता था, वह आज भी अपने स्थान पर डटा हुआ है और किसी भी अस्पताल से बिल्कुल पीछे नहीं है। जहां तक हमारे डॉक्टर्स की बात की जाए, हमारे BMHRC में भारत के सबसे ज्यादा अनुभवी और पेशेवर डॉक्टर पाए जाते हैं। चिकित्सकों की नियुक्ति की बात करें तो चिकित्सकों के जो पद खाली थे उनकी नियुक्ति कर दी गई है और कुछ नई नियुक्तियां अभी प्रक्रिया में हैं जो कि जल्द ही कर दी जाएंगी। मरीजों के इलाजों का क्या साहब? रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार, फिर डॉक्टरों के लिए इंतजार, दवाइयाँ ब्लड टेस्ट के लिए इंतजार। हमें तो पता चला है कि आपके अस्पताल में मरीजों का सही इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके अस्पताल में या तो मशीन नहीं है और अगर है तो खराब पड़ी है। 4 में से केवल 2 सोनोग्राफी मशीन सही है। मरीज को जरूरत आज की है 20 फरवरी, तब तक मरीज या तो अपनी बीमारी बढ़ाए या कहीं बाहर से सोनोग्राफी करवाएं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ज्ञान दुरुस्त करते हुए यह बताना चाहता हूं कि
BMHRC कोई आम अस्पताल नहीं बल्कि हमारी सरकार का एक गौरवशाली अस्पताल है। जहाँ तक तकनीकी सुविधाओं की बात है, हमारे BMHRC में 3D एंकार्डियोग्राफी, कंप्यूटर स्पेक्ट्रोमेट्री सिस्टम, जर्मन सेंट्रीफ्यूगल जैसी कई हाईटेक तकनीकों का और उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से मरीजों का सही और सटीक इलाज हो पाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध करी हैं। ऑफलाइन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सोनोग्राफी के साथ साथ MRI और एक्सरे मशीनों जैसी कई मशीनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, जिनकी सहायता से ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज जल्द से जल्द हो पाए। अध्यक्ष महोदया, शासन को ज्ञात हो यह अस्पताल मूल रूप से गैस पीड़ितों के लिए बनवाया गया था, पर यहाँ तो गैस पीड़ितों को दरकिनार कर कुछ रसूखदारों को अहमियत दी जा रही है और गैस पीड़ित बेचारे अपने नंबर का इंतजार भी करते रहते हैं। मंत्री जी, इस बात पर आपका क्या कहना है? यह सच है कि BMHRC को मूल रूप से गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया था, जहां उनका इलाज सिर्फ गैस पीड़ितों का होता था, लेकिन जनता की मांग पर अब वहां अन्य मरीजों का इलाज भी किया जाने लगा। और यहाँ मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि BMHRC का मुख्य उद्देश्य मरीजों का इलाज करना है, चाहे वो गैस पीड़ित मरीज हो, साधारण मरीज हो या रसूखदार मरीज हो। और गैस पीड़ितों मरीजों के मामले में मैं सदन को आश्वासन देते हुए यह बताना चाहता हूँ कि गैस पीड़ित मरीजों का इलाज उत्तम से उत्तम ढंग से हो पा रहा है और आगे भी यह करने के लिए शासन वचनबद्ध है। प्रश्न क्रमांक 302 सुश्री न्यासा व्यास। Madam Speaker, as per the infant mortality rate of our state, we got to know that one of the biggest reasons for the death of small age of kids is somehow due to malnutrition, which is a severe problem. Till this date, poor citizens under poverty line are suffering. Small children are getting ill and malnourished. So, through you, I want to ask that what the government is doing? Where is the government? माननीय मंत्री जी। Madam Speaker, I would like to emphasize the severe problem of malnutrition is given a severe attention, under which the government of Madhya Pradesh launched various schemes for infants, and the real work is going in partnership with the International Fund for Agriculture Development, which proposed two inexpensive and ingenious ideas to encourage women to cook more balanced food. The project introduced the concept of Tiranga Thali, where each plate contains the ingredients of 3 colors from Indian flag: saffron, all pulses including yellow split peas, pigeon peas represents proteins, white, rice, milk and roti stand for carbs, green, leafy vegetable depicts vitamins and minerals. Secondly, 7-day self-taught program where women from villages are taught how to grow different vegetables in their garden, one for each day of the week. This scheme is implemented in 3 districts, Dindori, Balaghat and Manka. Madam Speaker, our government promised you that not a single child will be left hungry or left to die due to hunger. Promises. Promises can be broken as fast they are made. You are a habitual promise breaker. You are in the habit of breaking promises. Madam Speaker, I would like to ask about the promises they made just right now. I agree, we made promises because we have the capability to fulfill them on time. And what are you talking about, ma'am? We never left any promises. As great things take time, early success is a scam. We did maximum in short span. And the things you are talking about are with the least knowledge and homework. What we did for our future stars, you too know. We will try to do more and more for now and upcoming generation. And I do not agree with you to the point of slow progress. And I will not speak anymore, as we all know, actions speak louder than words. Your words mean nothing when your actions are complete opposite. Madam Speaker, what if I say that people are not aware of the policies? So what the government is doing to make people aware and invite them to take up the advantages of these policies? What are they doing to make people literate? They are illiterate. How will they read and understand? They are invigilant. How will they know? And above all, Madam Speaker, above all, corruption. You are corrupt. Corruption is in their DNA. Ma'am, it's all about the loops and the holes at the ground level. We fall short to know or get aware about it. It is all because all the bad policies of your government. 50 years of rule and 100% corruption. But
But our government is raising the corruption from ground level to the top level. Instead, government is reaching a mass people through social media. Although social media plays an great role in reaching out people, various TV programs holding street shows are organized to spread awareness. Don't make so many promises. Don't make so many promises when you can't even implement one. Alright, if I agree with you just for a second, then kindly tell me how will you implement the strategies? Also elaborate how are you going to make people literate and knowledge? If you always try your best, then you never have to wonder. What could you have done? What could you have done if you had summoned all your thunder? Our government is spreading awareness through Anganwadi associations, where Anganwadi staff is teaching the mothers and to their families to give full balanced diet to their kids. We are making pregnant mothers aware of their health and nutrition so that the infant will be well nourished and free of other infectious disease. Except this, medical camps are organized in every village of Madhya Pradesh, which provides free medical advices and medicines to unfortunate people, and they also refer for specialized treatments or surgeries wherever it is required. These camps make sure that people are getting healthcare at right time. NGOs and other community-based organizations might fund to set up the camps, and they also provide volunteers. These are organized on weekends and holidays so everyone can visit them. We provide maximum help as much we can do. Nationhood is love. Nationhood is respect. Nationhood is something you'll never understand. प्रश्न क्रमांक 304 सुश्री नुपुर श्रीवास्तव। महंगाई से मर गया आम आदमी बेचारा, नौकरी लाएंगे ये था इनका चुनावी नारा। सरकारें आती हैं और वादे करके चली जाती हैं, मालूम नहीं जनाब इस बेरोजगारी से कब मिलेगा छुटकारा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शासन से पूछना चाहूंगी कि बेरोजगारी पर इनके क्या प्रयास चल रहे हैं? कुछ प्रयास चल भी रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल रचा जा रहा है? माननीय मंत्री जी, कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में हमारा मध्य प्रदेश 3.2% से 5वें स्थान पर है। हमारी सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए वो हर सफल प्रयास कर रही है जिससे हमारे प्रदेश की जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने स्वरोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत हमारी सरकार बेरोजगार युवाओं को एक अवसर प्रदान कर रही है ताकि वह स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। योजना के तहत हमारी सरकार युवाओं को 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन राशि प्रदान करेगी। यहाँ तक कि हमारी सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद करने हेतु उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है ताकि उनका हौसला नए अवसरों के लिए बरकरार रहे। और मैं सदन को इस बात से भी रूबरू कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने हाल ही में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया है ताकि हमारे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सके। सत्ता पक्ष की बातों में सच्चाई का अभाव है, मगर झूठ बोलना इनका वास्तविक स्वभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या मंत्री जी हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो केवल इन्वेस्टर समिट कराने से बेरोजगारी मिटा देगी, तथा सदन को यह भी बताएं कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के क्या परिणाम निकले? कोई परिणाम निकले भी हैं या केवल और केवल बातें हैं? आदरणीय महोदया, सरकार जादू की छड़ी से नहीं चला करती, उसके लिए तो कुशल नीति ही कारगर होती है, जो संक्षिप्त में मैं सदन को बताना चाहूंगी कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन इन 20 सालों में मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। अभी हाल ही में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया जिसमें 15,42,514 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इससे 29 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। समिट
447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बायर्स भी शामिल हुए। इस कारण निवेश भी ज्यादा आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि इससे पहले भी इतने सारे इन्वेस्टर समिट किए गए, उनका क्या परिणाम निकला? क्या उनका कोई परिणाम निकल भी रहा है, या शासन सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों का दुरुपयोग कर उसे बेबुनियादी वादे कर रहा है? माननीय मंत्री, हाथ कलमन को आरसी क्या, हाथ कलमन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके माध्यम से सबको सूचित करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में आयोजित पहली समिट अक्टूबर 2007 में हुई थी, जिसमें 17,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ था, जिससे 49,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया था। दूसरी समिट अक्टूबर 2010 में हुई थी, जिसमें 26,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ था, जिससे 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया था। तीसरी समिट अक्टूबर 2012 में हुई थी, जिसमें 49,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ था, जिससे 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया था। चौथी समिट अक्टूबर 2014 में हुई थी, जिसमें 26,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ था, जिससे 38,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सबको ये भी बताना चाहूंगी, हमारी सरकार द्वारा आयोजित पांचवी समिट जो अक्टूबर 2016 में हुई थी, उसमें 32,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ था, जिससे 90,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था। इसी से स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार कतरी है और कहनीय फर्क नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को ये भी आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि 2026-27 तक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी से पूर्ण तनाव लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है? जी, अनुमति है। नहीं, आखिर क्यों युवाओं को सम्मान नहीं? बस करो मजाक, युवा मांगे हिसाब, बात करो संवाद करो तो हमारे प्रश्नों का जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा अनुपूरक प्रश्न ये है, 2019 से 2021 में एमपीपीएससी ने 68.46 करोड़ खर्चे। एमपीपीएससी ने 10 परीक्षाओं का आयोजन भी किया, लेकिन 4 साल बाद का एक भी नौकरी नहीं दी। वर्ग 1 और 2 से 40% से ज्यादा पद खाली हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से 50 पद खाली हैं। डिप्टी कलेक्टर के 873 में से 400 पद खाली हैं। डीएसपी के 107 में से 363 पद खाली हैं। ध्यान दीजिएगा महोदय, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली हैं। इसका शारीरिक प्रभाव बेरोजगार युवकों पर पड़ रहा है। इस विषय में शासन का क्या जवाब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष में बताना चाहूंगी कि वह जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय देश क्या पूरा विश्व ये खतरनाक महामारी से होकर गुजर रहा था। महामारी के कारण हमारी सरकार को अपनी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को देनी पड़ी। महामारी पर नियंत्रण होने के पश्चात हमारी सरकार ने परीक्षाओं का आयोजन करवाया, उसके परिणाम भी घोषित किए और बैकलॉग के पद भी भरे गए। और मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उनकी योग्यता का पूरा सम्मान किया जाएगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रश्न क्रमांक 305 सुश्री अर्पिता यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में शासन का क्या कहना है? इन सड़कों की दुर्दशा पर सरकार कब ध्यान दे? खराब सड़कों के कारण प्रदेश में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। समझ ही नहीं आता सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। कैसे चले इन सड़कों पर भोपाल से इंदौर तक? कैसे चले इन सड़कों पर भोपाल से इंदौर तक? ये व्यवहार हो जाते हैं, हम सोचकर जाएंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और रही बात सड़कों की, तो हमारे शासनकाल में मध्य प्रदेश में सड़कें तो हैं जो आपके समय में नदारत थी। पहले मध्य प्रदेश में हर आधे किलोमीटर पर एक गड्ढा होता था, और आज 2-2 किलोमीटर तक एक भी गड्ढा नहीं है। और तो और जहाँ पहले भोपाल से इंदौर जाने में 8 घंटों का समय लगता था, वहीं आगे समय घटकर मात्र 4 घंटे हो गया है, जो कि बिल्कुल आधा है। ऐसे ही हमने भोपाल होशंगाबाद हाईवे को भी दुरुस्त किया है, जिससे आज से 8 साल पहले सफर करना काफी मुश्किल होता था। इतना ही नहीं, हमने
हमने मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और सड़कों के द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सुना है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। इतनी नाजुक सड़कें कि पहली बारिश ही न झेल पाई। हर सफर पर है नया गड्ढा, अनजाने रास्ता क्या होगा। इनकी सड़कों का संकट और उनकी सफर का एहसास कराता है जनाब। और क्या माननीय मंत्री जी हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो बनवाई हुई सड़कें थी वे रातों रात कहाँ गायब हो गई? क्या किसी ने उनका हरण कर लिया, सीधा अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हाल ही में हमने वार्ड क्रमांक 54 में सड़कों का नवीनीकरण करवाया है। विपक्ष को ज्ञात हो कि वार्ड क्रमांक 54 में सीमेंटेड सड़क करवाई गई है। सड़क कर्मचारी दिन रात सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं। जल्द ही सारे वार्डों में सीमेंटेड सड़क बन जाएगी। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, मैं उन्हें बता दूं कि सड़कों का हरण नहीं होता, वो तो लोग रास्ता ही बदल जाते हैं। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को 475 करोड़ रुपए की लागत दी है, जिसमें अमरकंटक से डिंडोरी तक 369 करोड़ रुपए की राशि तथा कुन्नम से शाहपुर तक 176 करोड़ रुपए की राशि देकर 32 किलोमीटर मार्ग को पूरे किया है। अध्यक्ष महोदय, ये अखाड़ों की बात करने वाले आंकड़ों का खेल नहीं समझेंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर हो जाएंगी। प्रश्नकाल समाप्त होता है। स्थगन प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित बिलाबाउंड स्कूल में 3 वर्षीय छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की पहली सूचना सुश्री अर्पिता यादव, दूसरी सूचना सुश्री समीक्षा पैदल, तीसरी सूचना श्री सुभांशु जैन। चूंकि पहली जानकारी सुश्री अर्पिता यादव ने दी है, अतः मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ। दिनांक 30 सितंबर 2022 को बिलाबाउंड स्कूल में पढ़ने वाली नन्ही बच्ची के साथ मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध हुआ। माँ बाप के विश्वास का स्कूल प्रबंधन ने उड़ाया मजाक। पीड़िता को और उसके परिवार को काफी कुछ सहना पड़ा। इस संबंध में शासन का क्या कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उक्त मामले में सरकार ने बिना बदलाव के तत्काल कार्रवाई की है। 1000 पन्नों की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। मामले के 20 दिन बाद ही चार्जशीट फाइल कर दी गई। बच्चे से जुड़ी जांच एक गंभीर मामला है। शासन ने बाल आयोग द्वारा एसओपी तैयार कर ली गई। तुरंत प्रभाव से बसों को जब्त करके छानबीन की गई। मामला दर्ज होने के बाद ही दोषी ड्राइवर और बसों में तैनात बच्चों की देखभाल करने वाली महिला केयरटेकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शासन ने जांच के लिए 4 सदस्य एसआईटी टीम का गठन भी किया है। महोदय, माँ बाप स्कूल प्रबंधन के विश्वास पर बच्चों को बस में बैठाते कि बच्चा सुरक्षित स्कूल पढ़ते, लेकिन इस बीच उसके साथ दुष्कृत हो जाता है। शासन की कमजोरी में जुटा है। पुलिस अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। घटना के 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज होती है और कार्यवाही के रूप में 10,000 का जुर्माना। क्या यह पर्याप्त है? क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि सरकार बिलाबाउंड मामले पे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठी है। कई एक्शन लिए जा चुके हैं और आगे भी लिए जा रहे हैं। दोषी आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराधों की श्रेणियों में लिया गया है, जिससे अपराध की सुनवाई भी जल्द से जल्द हो सके और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा हो। माता पिता अपने बच्चों को भरोसा पर स्कूल भेजते हैं। ये भरोसा बनाए रखना स्कूल प्रबंधन का दायित्व है। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में लिखा-पोती की है। दोषी ड्राइवर के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले पर केवल स्टेटमेंट लेकर छूट नहीं सकती। क्षेत्र में एसएचओ, एएसपी एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मामले पर एसआईटी ने चुप्पी साधी है। एडिशनल डीजीपी महोदय व्हाट्सएप के जरिए अपडेट दे रहे हैं। यदि अधिकारी भी नौनिहालों की सुरक्षा के साथ खेलेंगे तो सवाल तो खड़े होते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन ने उक्त मामले को संजीदगी से लिया है और दोषियों को 3 या आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकार ने इस मामले की जानकारी फास्ट ट्रैक के मामलों को भी दरकिनार कर दी है। बच्चों को हम दरिंदों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। ऐसी घटना दोबारा न हो सके, इसके लिए भोपाल की सभी बसों का परीक्षण भी करवाया जाएगा। साथ ही बच्चों और पालकों में पॉस्को एक्ट के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता और जानकारी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, आश्वासन, आश्वासन और सिर्फ आश्वासन।
इतना सब होने के बावजूद भी सरकार केवल आश्वासन दे रहा है। नेताजी मालाएं पहन रहे, रैलियां निकाले, सत्कार करा रहे हैं। ये सरकार बेशरम सरकार है, ये सरकार निर्दयी सरकार है। अरे कैसे बनाओगे भारत को विश्व शक्ति जब सुरक्षित ही नहीं है नारी शक्ति? अध्यक्ष महोदय जी, नीलकंठ स्थित बिरला विद्यालय की घटना अत्यंत कष्टदायी है। एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी घटना पूरे समाज को संस्कार करती है। ऐसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए हमने घटना के दोषी बस चालक पे आजीवन कारावास तथा दोषी महिला को 20 वर्ष की सजा तथा 30,000 रुपए का जुर्माने का दंड दिलवाया है। अध्यक्ष जी, कितना ही बड़ा स्कूल हो, कितने ही बड़े आदमी का स्कूल हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। शासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सारी भांजियों से मेरा वादा है, मेरे प्यारी भांजियों को सांस लेने के लिए एक निर्भय समाज मिल सके, इसके लिए मैं सदैव वचनबद्ध रहूंगा। सड़कें की पहली बारिश ही ना झेल पाई, हर सफर पर है नया गड्ढा, हर सफर पर है नया गड्ढा, अंजामे रास्ता क्या होगा। इनकी सड़कों का सफर तो अंग्रेजी सफर का एहसास कराता है जनाब। और क्या माननीय मंत्री जी हमें बताने का कष्ट करेंगे कि जो बनवाई गई सड़कें थी वे रातों रात कहाँ गायब हो गई? क्या किसी ने उनका हरण कर लिया है? सीधा बैठना को एक्सपोर्ट कर दी गई। माननीय मांग चौवन में सड़कों का नवीनीकरण करवाया है। विपक्ष को ज्ञान हो कि वार्ड क्रमांक 54 में सीमेंटेड सड़क बनवाई गई है, जो कि मालवीय चौक से कोतवाली तक फैला है। इसमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली है। दुकानदारों की रसूखदारी का आलम यह है, उनके सामानों के काउंटर रोड तक लगे हुए हैं। बाकी रही सही खरीदारों के वाहनों की पार्किंग पूरी कर देती है। आवाजाही तो दूर लोगों को चलने में भी मुश्किलें हो रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पे टू वे मध्य प्रदेश विधानसभा शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2023 पारित किया जाए।